तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे कि सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं बच्चों। अगर आप इतना प्रश्न को कर लेते हैं तो अध्याय 3 से आपका एक भी मार्क्स छूटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? पहले बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। समस्त भूमंडल में, समस्त भूमंडल का मतलब हुआ जितना भी ये है ना भूमंडल यानी कि पृथ्वी। ठीक है, समस्त भूमंडल में यानी कि पृथ्वी पर सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, यानी कि हर चीज़, प्राकृतिक सौंदर्य हो चाहे प्राकृतिक सुंदरता हो, हर चीज़ से जो है कि परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्स मुलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है बच्चों। ये जो हम लोग का भारत देश है, ये विश्व के जो है ना बच्चों सभी जितने भी है ना, यहाँ देख सकते हैं ना, समाधान ऐसे ऐसे समस्याओं के समाधान को ढूंढ निकाला है जो कि अलग देश के दार्शनिक सभी नहीं निकाल पाते हैं बच्चों, और उसके लिए ये एक चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाता है। कहाँ पर बच्चों? भारत देश में। यहाँ जीवन को सुखद, अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो वही यहाँ पर है, बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए भारत देश में देख लीजिए हर जगह टीचर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल का काम सीखते हैं तो उसके जो है शिक्षक या फिर उनके जो गुरु होते हैं, ठीक है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप कोई गाड़ी ठीक करना सीखना चाहते हैं तो भारत में बच्चों वो भी आसानी से मिल जाएगा। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग ये सब चीज़ सीख जाते हैं तो अपने जीवन को क्या बना लेते हैं? सुखद बनाते हैं ना। वही चीज़ यहाँ दिया है कि यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाता है बच्चों। हमको सोचना भी नहीं पड़ता, वो आसानी से मिल जाता है, जो कि भूमंडल में कहीं नहीं मिलता है। जो भूमंडल में यानी भूमि पर कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है, और दूसरे देश में जाकर देखिएगा तो ऐसा नहीं है। आप अगर कोई चीज़ सीखना भी चाहें तो वहाँ पर सिखाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जहाँ पर आप अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए अगर कुछ भी सीखना चाहें तो वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा भी निखरती है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है स्टूडेंट मेरे जहाँ पर भारत की भूमि पर स्वर्ग की छटा यानी कि स्वर्ग देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना? हाँ, जैसे कि आप क्या कीजिए, चारों तरफ जो है ना आप गौर कीजिए, आराम से शांति चित बैठ जाइए अगर आप गांव से हैं तब। ठीक है, और चारों तरफ देखिए, आपको चारों तरफ तरह तरह की आवाज़ें, कीट फतिंगे, प्राकृतिक, ठीक है, हवा के आवाज़ें, हर कुछ सुनाई देगा। तो आपको रियल महसूस होगा कि हाँ आखिर रियल में भारत का जो प्राकृतिक है ना यही सबसे गजब है बच्चों। तो यही हम लोग का पहला प्रश्न है। इसलिए जो है कि मैक्स मुलर साहब इसका वर्णन करते हैं, और ऐसा वैसा वर्णन नहीं करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि जितना भी बच्चों, ठीक है, जितना भी जर्मनी के लोग भारत आए हुए थे, ठीक है, तो वो सब इनके बातों से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गजब तरह का भाषण देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यही है 1 नंबर में। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दूसरा प्रश्न को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, समझिए इसको। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी कि लेखक का कहना है कि जो सच्चा भारत होता है बच्चों, उसका दर्शन अगर आप करना चाहेंगे तो वो कहाँ हो सकता है, वही लेखक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक की
दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं बच्चों। अगर आपको सच्चा भारत देखना है, ठीक है, कि आखिर रियल में इंडिया है क्या, तो आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं, ठीक है बच्चों, बड़े बड़े शहरों में नहीं, बल्कि आपको गांव में आना होगा, तब ना गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, कल्चर, नेचर सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ गाँवों में हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है बच्चों। सारा चीज़ गांव में ही निहित है ना, यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण लोग में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा हुआ है बच्चों। कहाँ के लोगों को, तो भारत के ग्रामीण लोगों को, ठीक है, भारत के ग्रामीण लोगों के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, तो सच्चाई छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है, करुणा यानी कि दया छिपा हुआ है। आप गांव में देखिए, किसी को आप एक थप्पड़ मारिए तो देखिए उसका पूरा फैमिली उठ के आ जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पर एक प्रेम छिपा हुआ है। आप किसी रोड पर अगर किसी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा गांव में, तो देखिएगा पूरा गांव का आदमी उसका हेल्प करेगा। अगर किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो देखिएगा गांव तो गांव, अगल बगल के गांव के भी लोग आ जाते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर शादी हो, हम लोग के गांव में अगर शादी हो, तो देखते हैं ना पूरा का पूरा गांव एक साथ होके जो है कि शादी का एंजॉय करते हैं बच्चों। तो अगर ये सब चीज़ अगर आपको देखना है तो भारत में ही आना होगा। ठीक है बच्चों, शहर में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ का है। ठीक है, प्रेम, करुणा, ठीक है, कूट कूट कर भरा हुआ है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। और शहर में बच्चों ऐसा नहीं होता है। गांवों के अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषित है। अगर आप रियल की मैं बात करूं तो गांवों की अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषित है। गांव में देखिएगा बच्चों ज़्यादा गंदगी उंदगी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन शहर में जाइएगा, उधर कचरा, इधर नाला, उधर नाला का पानी बाहर आ रहा है, उधर ये फेंका वो फेंका, इतना मैंने गंदगी कि मैं आपको क्या बोलूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको गांव में देखिए ना पूरा रोड क्लियर है, कोई नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा हाँ देखने को मिलता है कि नहीं बच्चों। वही चीज़ है, ज़्यादा गंदगी शहर में है ना कि गाँव में। वही चीज़ यहाँ दिया गया है। ठीक है, शहरों में लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। शहर के लोग किससे मतलब रखते हैं? केवल अपने आप से। आप क्या कर रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में एक दूसरे से सबको ही मतलब रखता है। पूरा गांव एक मिल के परिवार की तरह रहता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं। शहर में आप बगल वाले रूम में कौन रह रहा है नहीं रह रहा है, आप उसे जान ही नहीं पाइएगा, आप समझ ही नहीं पाइएगा कि कौन है व्यक्ति। ठीक है, आप दोनों एक ही, ठीक है बच्चों, एक ही जो है कि वो होता है ना रूम, जो ऐसे जो भवन टाइप का होता है बच्चों, ठीक है, वहाँ पर आप लोग सब रह रहे हैं। ठीक है, सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आपके बगल वाले रूम में कौन है आपको जो है कि नहीं पता। क्यों? क्योंकि शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, अपना खाओ पियो बस। वही चीज़ यहाँ पर लेखक कहते हैं, शहरी लोग में सहयोग की भावना नहीं होती है। शहर के लोग सहयोग नहीं करेगा आप लोग को। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है बच्चों। लेखक जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो ठीक है बच्चों, तो वो गांव में है। कहाँ पर है? गांव में है। वही चीज़ यहाँ है ना, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांव में हो सकते हैं, ना कि बड़े बड़े शहरों में। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है। तो आइए अब हम सभी तीसरा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। कहीं पर भी दिक्कत है तो बच्चों आप हमको कहिएगा। मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, पहले सारा क्वेश्चन को टाइप करता हूँ बच्चों मैं अपने कंप्यूटर में, ताकि आप लोगों को एक सुंदर राइटिंग में एक अच्छा तरीका से मैं आपको दे सकूँ। अगर मैं चाहूँ तो हाथ से भी लिख कर समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं बच्चों, मज़ा नहीं आता। देखते हैं, क्वालिटी आपको बेस्ट में दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम सभी आगे देखते हैं। नंबर का 3 देखिए बच्चों क्या कहा गया है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है बच्चों, और क्यों? यानी कि भारत को पहचानने के लिए जो दृष्टि होना चाहिए बच्चों, वो किसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? तो इसका उत्तर देते हैं कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता बच्चों यूरोपियन लोगों को है। किसको है? यूरोपियन लोगों को जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। भारत जो देश है हम लोग का, ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की समस्याओं का निदान संभव है। अगर हम लोग का वो समस्या का निदान हो जाता है, तब हम लोग यूरोप के लोगों की भी समस्या का समाधान कर सकेंगे बच्चों। यहाँ जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो कि विश्व के लोगों के लिए चिंता का विषय बच्चों। भारत एकमात्र ऐसा देश है, मुझे तो हंसी भी आ रही है बच्चों, अपना भारत में मैं
रह रहा हूँ और भारत का इतना गौरव, आहा, मेरा तो मन प्रसन्न हो जाता है बच्चों। सोचिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर तो ऐसा चीज़ का जो है कि बच्चों यहाँ समाधान ढूंढ लिया जाता है जो कि और देश में नहीं ढूंढा जा सकता है। और ख़ासकर बिहारी होना तो बच्चों समझिए एक एक यूनिक की बात है। आप लोग सुने होंगे कि बिहारी का जुगाड़ गजब होता है। बात बिल्कुल सत्य है बच्चों। जो हम लोग का बिहारी व्यक्ति होता है ना, वो देखिएगा गजब का जुगाड़ लगा लेता है। कि आप लोग देखे होंगे ना, गजब का जुगाड़ लगा लेगा। अगर वो साइकिल पर जा रहा है तो वहाँ पर भी कैसे साइकिल में 2-4 को कौन सी बांस वगैरह बांध के 5-6 आदमी लटक के चल जाएगा, उस पर जो है ना बैठ के चल जाता है। ठीक है, कोई सामान ले जाना हो, छोटा सा गाड़ी है तो उसमें मैंने बिहारी जुगाड़ लगाने में गजब है बच्चों। यानी कि उसका समाधान ढूंढ ही लेता है किसी ना किसी तरह। लेकिन यही चीज़ और देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग भी कहीं ना कहीं या सोशल मीडियाज़ वगैरह पर देखे होंगे कि भारत जो है गजब तरीक़ा से जो है ना, भारत के लोग अलग अलग जुगाड़ लगा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपको 3 नंबर की भी जो है कि पूरा समझ में आ गया होगा, 3 नंबर भी। अब आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं बच्चों। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। यानी कि लेखक का कहना है, मैक्स मुलर साहब, ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है ना, इसमें जो ये प्रश्न है, लेखक का ये कहना है बच्चों कि कौन कौन सा ऐसा लोग है जिसे भारत का दर्शन करना चाहिए, कौन कौन सा लोग है और किन किन क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भारत का दर्शन करना चाहिए। तो उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर बताया गया है। लेखक ने बताया है कि जिन्हें, यानी कि जिस व्यक्ति को भूविज्ञान समझते हैं ना, जमीन का जो होता है, हाँ, भूविज्ञान में, वनस्पति जगत जड़ी बूटी बच्चों, वनस्पति जगत में जीव जंतु जानते हैं ना, हाँ, जीव जंतु, ठीक है, जूलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जूलॉजी और बायोटनी जो होता है बच्चों, हाँ, जीव जंतुओं के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, पुरातत्व बच्चों क्लास 12th में एक टॉपिक है, ठीक है, पुरातत्व किसे कहते हैं, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा। पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में अभिरुचि है, ठीक है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है बच्चों। अगर आपको जमीन के बारे में जानना है, जड़ी बूटी के बारे में जानना है, जीव जंतु के विज्ञान के बारे में जानना है, प्राचीन चीज़ों के बारे में जानना है बच्चों, तो आप जैसे लोगों को भारत का दर्शन आवश्यक है बच्चों। ऐसा भाषण के दौरान, ठीक है बच्चों, भाषण जब दे रहे होते हैं मैक्स मुलर, तो सभी जर्मन अधिकारियों को ऐसा बताते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है क्या बच्चों, ये बुक जो देख रहे हैं ना आप, इसका अध्याय 3 अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाके अध्याय 3 पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरीका से प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएगा। आप पहले बुक देख लीजिए, यानी कि अध्याय 3 को पढ़ लीजिए, उसके बाद इनका प्रश्न उत्तर कीजिए। और इसका जो है ना बच्चों, मैं लिंक इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में दे दिया है, तो जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। आप क्या कीजिएगा, एक के बाद एक हिंदी के सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो उन्हें जो है कि क्या करना चाहिए, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भारत में इन, आगे और है, भारत में इन, यहाँ देखिए, भारत में इन सब विषयों पर अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण है। सही बात है, भारत में भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान सभी का अध्ययन करने के लिए यहाँ क्या, एक उचित वातावरण है बच्चों। अच्छा यूनिवर्सिटी है और ज्ञान का भंडार है भारत बोले तो बच्चों नॉलेज का भंडार है। लेखक कहते हैं कि यदि आप इन सभी चीज़ों में रुचि रखते हैं, इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, तो भारत का आपको एक जीता जागता संग्रहालय लगेगा। अगर आप इन सभी चीज़ों में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको जो है ना भारत एक संग्रहालय लगेगा। संग्रहालय बोले तो म्यूजियम बच्चों, एक म्यूजियम लगेगा जहाँ पर हम लोग जाके अलग अलग चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते हैं ना। संग्रहालय, म्यूजियम, पटना में बहुत सारे म्यूजियम भी है, कोलकाता में भी बड़ा बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। तो वहाँ जीता जागता भारत, अलग देशों के लोगों के लिए एक जीता जागता ये संग्रहालय लगेगा। ये भाषण के दौरान ये सभी के सभी बात बता रहे हैं। कौन बच्चों, हाँ, तो लेखक। अब आइए हम लोग देखते हैं नंबर का 5 बच्चों, यानी कि 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है बच्चों कि लेखक ने, कौन बच्चों, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किन दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों। ये बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों सुन के आप। मैंने इसे जब
बुक पढ़ा रहा था ना, तो फुल एक्सप्लेन इस पर किया था, तो काफ़ी वहाँ पर भी अगर आप बुक पढ़े होंगे मेरा वाला, तो आपको ये प्रश्न खुद समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से प्रश्न देखिए क्या कहता है। लेखक ने, जो लेखक है राइटर साहब हैं वारेन हेस्टिंग, कौन बच्चों, वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों दिया है? तो समझिए इसको, इसका आंसर देते हुए हम कहेंगे आप लोगों को कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। जब वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि यह सोने का सिक्का धरोहर था, अन्वेषण का एक विषय था। बच्चों अब समझिए बच्चों, इसको फिर से समझ लीजिए कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्घटना का जो है क्या क्या है हवाला दिया है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, भारत का जनरल गवर्नर कौन था? हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था जनरल गवर्नर, ठीक है। तो उसे ना वाराणसी में क्या हुआ था, 172 दारिस नामक सोने का एक घड़ा मिला था। क्या मिला था? सोने का एक घड़ा मिला था। और वो क्या क्या था, ये वारेन हेस्टिंग क्या क्या था, इस सोने का जो 172 दारिस नामक सोने का जो एक घड़ा मिला था ना, उसको क्या क्या वो भेजा दिया, वो अपना देश भेजा दिया बच्चों, ठीक है। वो अपना देश भेजा दिया, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा दिया। कौन? ये वारेन हेस्टिंग अपने मालिक, यहाँ देखिए दिया है ना, मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। वो इसलिए भेज दिया बच्चों ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है वो ये सोचेगा कि भारत में जो मेरा अधिकारी वारेन हेस्टिंग है वो वहाँ पर अच्छा से काम कर रहा है। ये सोच के वो कहाँ भेजा दिया? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास भिजवा दिया। लेकिन क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है बच्चों, वो जो है ना, ये जो घड़ा, सोने का जो घड़ा भेजा था, ठीक है, अपने देश, तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आया। वो सोचा धो, ये तो ऐसे कोई चीज़ हमको भेज दिया। तो वो जो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा था, उसमें जो सोना था उसको वो क्या कर दिया? पिघला दिया बच्चों, बोले तो गला दिया। जब ये बात पता चला किसको? इसको, वारेन हेस्टिंग को, तो वो बहुत ही दुखी हुआ बच्चों। वो सोचा कि इतना अच्छा चीज़ जो धरोहर का चीज़ था, अन्वेषण के दौरान प्राप्त वो चीज़ था, उसे वो क्या कर दिया? गला दिया। तो उसे काफ़ी दुख हुआ बच्चों। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। आप पढ़िए एक बार, ये प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताकि आप अभी वीडियोस देखते देखते समझ जाइएगा। जब वारेन हेस्टिंग भारत का जनरल गवर्नर था, तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ एक क्या मिला था? घड़ा मिला था। जब वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी निर्देशन मंडल की सेवा में भेज दिया, ठीक है बच्चों। भेजे जाने पर कंपनी के मालिक, जो कंपनी का मालिक था, अभी मैंने बताया ना, कंपनी का जो मालिक था उसका वो महत्व नहीं समझा। वो घड़ा में जो सोना था उसका महत्व वो नहीं समझा, एवं मुद्राओं को, यानी वही सोना का जो मुद्रा था उसको गला दिया बच्चों। जब गला दिया तो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। तो इसी को लेखक ने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही खराब घटना है बच्चों, क्योंकि यह जो सोने का सिक्का था एक धरोहर का चीज़ था बच्चों, ठीक है। किसका चीज़ था? धरोहर का चीज़ था। अगर यही सोना का सिक्का अगर ये म्यूजियम में रखता तो ना जाने इससे कितने पैसे कमाते, क्योंकि अलग अलग लोग, अन्वेषक लोग जाते, वो देखते, ठीक है बच्चों, सभी लोग वहाँ जा के देखते। मान लीजिए अगर आप ही के घर के बगल में कहीं सोना का एक घड़ा निकल जाएगा या फिर कोई अच्छा सा मूर्ति निकल जाएगा बच्चों, तो एक धरोहर का काम करेगा। वो जो है ना, तुरंत आएगा, पुलिस प्रशासन सब उसको लेके चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो प्राचीन टाइम का चीज़ है बच्चों। वही चीज़ यहाँ पर भी कहेगा, वो एक धरोहर का चीज़ था, ठीक है। अन्वेषण का एक विषय था बच्चों, ठीक है, जांच पड़ताल करने का एक विषय था, लेकिन उसे वो क्या कर दिया? जला दिया बच्चों। कम से कम वो देखता तो कि आखिर इसमें जो सोने का सिक्का है ये किस युग का है, ठीक है, कौन राजा रखा या फिर कौन व्यक्ति रखा, क्यों रखा। क्योंकि पहले के ज़माना में ना राजा सब ना सोना वगैरह को अपने जो है ना, सोना जैसे महल सब में ज़्यादा सोना वगैरह हो जाता था, धन संपत्ति, तो उसको ना मिट्टी में गाड़ कर रखते थे ताकि उसको मुसीबत के समय, अकाल के समय काम देगा, ठीक है बच्चों। तो वो सब चीज़ का महत्व नहीं समझा और उसे क्या कर दिया गया बच्चों? ये गला दिया गया। काफ़ी उसको दुख हुआ,
ठीक है। तो आइए अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न खासकर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर फुल डिटेल दे रहा हूँ। 6 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। लेखक ने, कौन बच्चों, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, नीति कथाओं, ठीक है समझिएगा, नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह, ठीक है बच्चों, किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, किस तरह भारतीय अवदान को बच्चों रेखांकित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है। ठीक है बच्चों, प्रभावित हो रही है। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटी सी कहावत के रूप में समेट दिया जाता है, और ये भारत एक देश है बच्चों जहाँ पर बड़ी बड़ी बातों को, क्या बच्चों, बड़ी बड़ी बातों को छोटे से बातों में समेट दिया जाता है। जैसे कि आप लोग कभी पापा मम्मी से सुने होंगे, अलकत गगरी छलकत जाए, नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा, कहते हैं ना। हाँ, हंसुआ के बिहार में कचिया का गीत, ठीक है। ये सब बच्चों कहावत है जो कि दादी माँ, ठीक है, दादाजी कहा करते थे। ये सब कहावत वही कहावत के रूप में समेट लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा मतलब समझते हैं, अपने आप को दिखा रहा है बहुत ताकतवर है, हम तो 10 गो को अकेला मारेंगे, 7 को 7 मारेंगे, अकेला मारेंगे। लेकिन जब उसके पास जाइएगा तो पता चलेगा वो खुद मार खा के चला आया बच्चों। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं ये तो शेर की खाल में गधा है, ठीक है। तो कहावत होगी, इस तरह की ये सब कहावत है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना नीति कथाओं के क्षेत्र में हम लोग का देश भी काफ़ी आगे रहा है। अतः हमें यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी हम लोग का भारत देश काफ़ी आगे है बच्चों, नवजीवन का संचार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट में आपको नोट करने के लिए बता दूंगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, भारत के साथ, किसके साथ बच्चों, इंडियन के साथ, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध, यानी कि भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध, बिजनेस के बारे में बता रहा है। व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिया है, ठीक है, क्या है उसको दिखाने के लिए कहा है, दिखाए गए, क्या दिखाए गए हैं। तो लेखक के अनुसार भारत, सीरिया, समझिए लेखक के अनुसार, किसके अनुसार, तो लेखक के अनुसार भारत, सीरिया और फिलिस्तीन इन देशों ने व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित है, ठीक है बच्चों। इनके अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि जैसे कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुतः भारत के सिवाय किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती है। अतः लेखक ने इन सब प्राचीन प्रमाणों को रेखांकित करते हुए भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जो हम लोग का भारत देश का बिजनेस है बच्चों, वो यहाँ देख सकते हैं ना, सीरिया के साथ भी हुआ था, फिलिस्तीन, ठीक है, इन सब देशों के साथ हुआ था जिनका प्रमाण भी मिलता है। तो अब आइए हम लोग नंबर का 8 देखते हैं। नंबर का 8 देखिए यहाँ है, चलिए यही है ना, आइए एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, नंबर का 8 देखिए क्या कह रहा है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में, भारत का जो ग्राम पंचायत होता है बच्चों, आप लोग का भी कोई ना कोई पंचायत होगा, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखकों ने महत्वपूर्ण बताया, किस अर्थ में महत्वपूर्ण बताया है और किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया है, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो आप कहानी पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेखक ने भारत के ग्राम पंचायतों के बारे में कहा है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली, बच्चों ये जो है हम लोग का भारत का जो ग्राम पंचायत है, ये प्राचीन समय में एक तरह का क्या हुआ करता था, शासन का प्रणाली हुआ करता था। गांव समाज सोसाइटी में जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ करता था, तो पुलिस थाना थोड़ो बच्चों, उसका जो है कि सारा समाधान स्थानीय शासन प्रणाली, ठीक है, यानी कि
पंचायत में ही हो जाया करता था। कहाँ पर? पंचायतों में ही उसका निर्णय हो जाया करता था। और अभी भी गांव वगैरह में या फिर शहर में भी, छोटे छोटे शहरों में भी ये पंचायत का व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर कहा है कि लेखक ने भारत के ग्राम पंचायतों के बारे में कहा है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा, कौन प्रथा बच्चों? पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। भारतीय ग्राम में क्या है? यानी कि भारतीयों के ग्राम में ये सब चीज़ विद्यमान है। क्या विद्यमान है? तो दूसरे को समझाने, खुद को समझने का एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र विद्यमान है बच्चों, कि अगर कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो समझने और समझाने के लिए इंसान पंचायत में बैठ के 10 आदमी के साथ बातचीत कर सके। ठीक है, वही चीज़ यहाँ विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझना है। आखिर जब आपको अगर ये समझना है कि हाँ, प्राचीन समय में, ठीक है, किस तरह से निर्णय हुआ करता था, ठीक है बच्चों, भारत में किस तरह से निर्णय हुआ करता, तभी तो उतना पुलिस थाना था नहीं, फिर भी आखिर प्राचीन समय में ज़्यादातर ये हुआ करता था। पुलिस थाना अगर रहता भी था तो उतना ज़्यादा, ठीक है, वहाँ तक बात पहुँचता ही नहीं था, क्योंकि सारा का सारा मैटर ग्राम पंचायत में ही समेटा हो जाता था। ठीक, यानी कि समेटा जा सकता था। क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि जिसको जानना है कि आखिर प्राचीन टाइम में शासन प्रणाली कैसे था, कैसे जो है कि सारा समस्याओं का हल ढूंढ लिया जाता था, ठीक है, बिना प्रशासन के पास पहुँचे, तो उन लोगों को जिसे जानना है तो वैसे लोगों को भारत के बारे में जानना चाहिए। नंबर का 9 देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर का 9 हालांकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आपको पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये प्रश्न भी आई है बच्चों, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो भारत तो जाना ही जाता है धर्मों के लिए। अगर मैं बात करूं भारत जाना क्यों जाता है, तो भारत जाना ही जाता है धर्मों के लिए बच्चों। अलग अलग देश से हाल फिलहाल में भी क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था ना जी। महाकुंभ में देखे थे ना आप, फेसबुक का जो मालिक है उनका वाइफ खुद भारत देश आई थी बच्चों, और वहाँ जाके त्रिवेणी संगम में स्नान भी की थी। तो ये है हम लोग का सनातनी पावर बच्चों, ये है हम लोग का भारत की धर्म की दृष्टि बच्चों। वही दिया है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो महत्व है, जितना किया जाए वर्णन उतना ही कम है। तो फिर भी आइए लेखक के अनुसार क्या है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। सही बात है, प्राचीन समय से ही ये क्या रहा है, धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, ठीक है, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान के रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत क्या बच्चों, वैदिक धर्म की भूमि है, यानी कि यहाँ पर वेदों का भी महत्व दिया जाता है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। ये वेदों बच्चों, वेद है ना, 4 वेद होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक धर्म है बच्चों, धर्म की भूमि है, यहाँ पर वेदों का भी काफ़ी महत्व है, ठीक है। बौद्ध धर्म, आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में वो भी देखे थे ना, अलग अलग देश में जा के बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। उनके जितने भी अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे, वो भी अलग अलग देशों में जाके धर्मों के क्या किए थे, प्रचार किए थे। तो धर्म की यह शरण स्थली है बच्चों। रियल में अगर देखिए तो ये धर्म की क्या है, शरण स्थली, यानी कि यहाँ पर ही अगर धर्म के बारे में जानना है और धर्म से रिलेटेड शरण लेना है तो आपको भारत आना होगा बच्चों। आज भी ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत आना होगा। तो ये नहीं कि आप ये मत कहिए कि सर हम तो भारत में हैं, आपने भारत में है जी। इसका प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक कह रहे हैं ये सब बातें, ठीक है। ये जो है कि धर्म दृष्टि से भारत का महत्व बता रहे हैं, भाषण के माध्यम से। आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो समझ में आएगा, वहाँ बता रहे हैं कि हम लोग का भारत देश कितना महत्व है। ये मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आज की शरण क्या है, शरण स्थली है। साथ ही साथ क्या है, आज भी यहाँ नृत्य के नए नए मान्तर
प्रकट एवं विकसित होते हैं। आज के ज़माना में देखिएगा तो कभी देखते हैं ना मेला वगैरह में कैसे हम लोग का अलग अलग पाठ होता है, पूजा पाठ के लिए कोई रामायण पाठ होता है, ठीक है, या महाभारत का पाठ होता है, तो उसमें देखते हैं तरह तरह के नृत्य भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है बच्चों। और इस तरह से क्या है, सभी देशों को ये आलोकित कर देता है कि हाँ, हम लोग का देश यानी कि भारत देश धर्मों की दृष्टि में बहुत ही महत्व रखता है। आप लोग देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कृष्ण जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर आप देखेंगे। प्रेम मंदिर में आप जाइएगा ना बच्चों, वहाँ का जो भक्ति का श्रद्धा है, आप उनका धुन अंदर में मंदिर के अंदर जो गीत संगीत बजता है, आप वो सुन के नृत्य करने लगेगा, इतना वहाँ का महत्व है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है ना कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, बहुत महत्व है। और तरह तरह के नृत्य बच्चों आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसे नोट करके लिख भी सकते हैं, एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। नंबर का 10 देखिए क्या कहा गया है, नंबर का 10 यानी 10 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, इस तरह से आपको नोट भी करना है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, समझिए इस प्रश्न को समझिए। भारत जो है हम लोग का जो इंडिया है, किस तरह अतीत बोले तो प्राचीन, और सुदूर भविष्य जो आने वाला भविष्य है, सुदूर है ना, सुदूर भविष्य को जोड़ता है। स्पष्ट करने बोला है, क्लियर करने बोला है। तो यहाँ लिखेंगे भारत अतीत और क्या लिखेंगे, भारत अतीत और बच्चों यहाँ सुदूर छूट गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सुदूर हो, हाँ, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ मानवीय जीवन का क्या है, प्राचीनतम ज्ञान, पुराना ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। जो हम लोग का भारत की जो भूमि है बच्चों, इंडिया की जो भूमि है वो क्या है, प्राचीन की भूमि से जुड़ी हुई है। प्राचीन का जो भूमि है उससे क्या है, प्राचीन का जो इतिहास है उससे जुड़ी हुई है। वही चीज़ यहाँ दिया है कि यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। हम लोग का भूमि बच्चों प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। आज की किसी भी ज्वलंत समस्याओं से निपटने या किसी भी मसला को सीखने या सिखाने की बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको, किसके रूप में बच्चों, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में और कहीं नहीं मिल सकती। अतः भारत बीते हुए, यहाँ देखिए ना, बीते हुए कल और आने वाले समय, वही हुआ सुदूर, आने वाले कल के लिए सेतु यानी कि एक पुल का जो है कि निर्माण कर रहा है बच्चों। तो इस तरह से 10 नंबर भी होता है समाप्त। नंबर का देखिए 11 है। मैं टोटल बच्चों इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम लोग ये बुक, यही बुक है ना आप लोगों का 20 के दांत, जिसका प्रश्न उत्तर हो गया है। मैं आपको यहाँ प्रश्न ही दिखा देता हूँ कि सर आखिर कितना प्रश्न है। देखिए बच्चों ये जो है ना काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत से हम क्या सीखे है ना, ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर। देखिए 1 2 3, फिर क्या 3 के बाद 4 5 है ना, 6 7 8, लगभग 8 पेज का है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। तो 8 पेज पढ़ के आप परेशान हो जाइएगा। इसीलिए मैं इसे जो है ना लगभग 1 घंटा 10 मिनट में ये वाला जो अध्याय को मैंने फुल रिव्यू के साथ समाप्त कर दिया है। तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ना, यही है ना, बोध और अभ्यास प्रश्न। तो टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ देखिए बच्चों 15 है। कितना है, 15। और ये 15 प्रश्न को जब मैं बताऊँगा तो समझ सकते हैं बच्चों फुल एक्सप्लेन के साथ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या था। 11 नंबर था ना, हाँ 11 नंबर का प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताओं और महत्व बताया। मैक्स मूलर साहब ने संस्कृत के बारे में क्या क्या बताया है, तो आइए देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। बात सही है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बहुत पुराना भाषा है, देवों की भाषा है बच्चों, ये प्राचीन है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्वों भली भांति सुरक्षित है और प्राचीन टाइम में भी इसका काफ़ी महत्व है और ये सुरक्षित भी है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, ठीक है बच्चों, ये सब भाषा है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रंथिक और एंग्लो, इसको क्या पढ़ेंगे, एंग्लो सैक्सन जैसी भाषाओं में
विद्यमान है बच्चों। ठीक है, क्या है? विद्यमान है। ये संस्कृत भाषा सभी में विद्यमान है। फिर आगे और है यहाँ पर थोड़ा सा कि समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत विश्व के सभी भाषाओं में बड़ा है। अगर आप मैक्स मूलर का बात कीजिएगा बच्चों, तो ये जो संस्कृत है ये विश्व के सभी भाषाओं में क्या है? हाँ, बड़ा है, क्योंकि ये देवों की भाषा है ना। संस्कृत के कारण लोगों को एक सही प्रकाश का एहसास होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका लिख सकते हैं। नंबर का 12 देखिए है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानते हैं। कि अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी विषय के अगर आप उसका उद्गम स्थान यानी कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, अगर आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो वही उसका वास्तविक इतिहास माना जाएगा। क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है। इसका अध्ययन फलदायी होता है बच्चों। बात बिल्कुल सही है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं आप किससे, आप खुद, मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप वास्तविक इतिहास किसे मानेगा, जिसका आप जड़ तक जा पाइएगा। हम कहेंगे कि ये जो राम भगवान का जो कहानी है ये बहुत ही पुराना है और ये एक वास्तविक इतिहास है, तो आप कैसे मानिएगा? कहिएगा ना हम इसका सबूत दीजिए, तो हम आपको क्या दिखाएंगे? राम सेतु पुल दिखाएंगे बच्चों। श्रीलंका में जहाँ पर रावण रहता था उसका जो जला गया है वो दिखाएंगे हम आपको। तो आप उसका जब जड़ पर पहुँचेगा तो आप क्या कहिएगा? बात सही है, ये वास्तविक इतिहास है कि नहीं है? अभी हम आपको कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्लास 12 में बच्चों, ये अभी मैं आपको कहूँ कि आज ये धरती बनने से, ये जो धरती है इससे हम लोग अभी जो रह रहे हैं, इससे पहले भी एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, वो ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया हड़प्पा सभ्यता वाला युग। तो आखिर वो युग कैसे ख़त्म हुआ? तो मैं अगर उसका प्रमाण दूँ, ठीक है बच्चों, अगर मैं उसका कुछ सबूत दूं तो आप मानिएगा ना बच्चों। वही चीज़ है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? तो लेखक वास्तविक इतिहास उसे मानते हैं, क्या, किसे? जिसका हम लोग रियल में उद्गम स्थान की, आखिर हाँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, साथ ही साथ, ठीक है बच्चों, साथ ही साथ उसका बहुत सारा प्रमाण मिल जाता है, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ये सही बात है, रियल वाली बात है कि ये वास्तविक इतिहास है। समझ में आ गया? हम कहेंगे कि आज से 10 साल पहले, ठीक है, आपके घर का कोई आदमी विलुप्त हो गया, अगर मैं ऐसे कहूँ, ये आज से 10 साल पहले आपके घर का कोई आदमी हेरा गया मान लीजिए, ठीक है, तो आप कैसे मानिएगा कि हेरा गया? हम अगर उसका कुछ प्रूफ देंगे, मान लीजिए वो 10 साल पहले हेरा गया था, फिर वो जो है ना 10 साल बाद आपको वो मिला, और मिला तो उसका जो है कि लगभग वो आपका नाम उम सब बता रहा है, पापा का नाम बता रहा है, जब आप उसका DNA चेक कराएं तो वो भी मैच खा रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सही बात है। वही चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को हम लोग वास्तविक इतिहास तब मानेंगे जब उसका जड़ तक पहुँचेंगे, तो वही लेखक कहते हैं। 13 नंबर है प्रश्न मेरा, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख क्या लाभ हुआ है? संस्कृत और दूसरी भाषाओं का जब हम लोग अध्ययन करेंगे इसके पश्चात क्या क्या लाभ हुए हैं, तो इसका आंसर देते हुए कहते हैं, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों, है ना बच्चों, यहाँ देखिए, लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका बच्चों। इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था बच्चों, जो पहले नहीं हो पाया था। हालांकि 13 नंबर 14 नंबर, ठीक है बच्चों, ये भी 13-14 नंबर एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, 14 नंबर लिखा ही नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में उतना नहीं पूछा है।
इसमें ये प्रश्न खाली समझ लीजिए कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुकों अधिकारियों को किस तरह जो है कि सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि जो लेखक है मैक्स मुलर ने, वो नए नए अधिकारी, जर्मनी से नए नए अधिकारी जो भारत आए हैं उनको किस तरह का सपना देखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग का अंतिम प्रश्न है, इसे देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर है 15 नंबर, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। मैं यहाँ अगर लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। VVI ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। देखिए प्रश्न कह रहा है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। सिकंदर जानते हैं ना बच्चों, जो भारत आए हुए थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि लेखक ने नया सिकंदर, बच्चों लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले नवागंतुकों, अन्वेषकों, पर्यटनों एवं अधिकारियों को कहा है। जो व्यक्ति भारत आते हैं, नए नए व्यक्ति, साथ ही साथ जो अन्वेषक भारत आते हैं, जो पर्यटन घूमने के लिए भारत आते हैं, उसे ही लेखक जो है क्या कहते हैं, उसे ही लेखक सिकंदर कहते हैं। बच्चों वही चीज़ यहाँ दिया है कि पर्यटन एवं अधिकारियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सिकंदर कहते हैं। और ऐसा कहना बिल्कुल उचित है और ये सत्य भी है। जो नए नए व्यक्ति जो भारत आते हैं, अगर लेखक सिकंदर कहते हैं तो ये कहना उसका उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि पहले आप ये जानिए सिकंदर है कौन। तो सिकंदर भी एक व्यक्ति जो कई बार भारत आए हुए थे, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर महान आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री में, वो भारत आए हुए थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। जैसे कि सर विलियम जोन्स ने कोलकाता पहुंचने के बाद इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार काम किए। देखते हैं ना, ये जो सर विलियम जोन्स थे बच्चों, ये हम लोग का भारत के नहीं थे, ये दूसरे देश का थे, लेकिन वो भारत के बारे में सोचे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो वो यहाँ पर आए और देखते हैं बच्चों, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और इसे आगे भी बढ़ाएं। ठीक है, एक से बढ़कर एक शानदार काम किए, वही चीज़ है। उसी प्रकार आज भी भारतीयों को निकट से जानने के नवीन स्वप्रदेशी को आज का सिकंदर कहना बिल्कुल उचित होगा बच्चों। ठीक है, वही यहाँ दिया, अतिशयोक्ति नहीं बल्कि यह उचित होगा। आज के लोग जो कि भारत आ रहे हैं घूमने के लिए, अगर हम उसे सिकंदर कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग का 15 जो है कि सवाल समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, आपको ये नोट कैसे करना है। तो आप नोट वीडियो को रोक के जो है ना, वीडियो को ऐसे करके बीच स्क्रीन पर टच कीजिए, वीडियो रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो आपको एक नंबर से जो है कि आपको सभी के सभी प्रश्न को नोट करते हुए जाना है। ठीक है, पोज करके एक के बाद एक सभी के सभी प्रश्न को आप नोट कीजिए। नोट करके एग्ज़ाम आने से 4 महीना पहले पूरा कंठस्थ तैयारी कर लीजिए जो 4 महीना पहले ही। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उसका रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।